वायरस या विषाणु होता है, थोड़ी सी इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा पहला लाइफ था बैक्टीरिया। ओके, तो अगर मैं एक स्केल बनाऊं और इस स्केल के एक एंड पर मैं ह्यूमन बीइंग, ये सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ लाइफ इंसान, ओके, सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ लाइफ है इंसान। तो लाइफ की शुरुआत जहां से होती है, जीवन की शुरुआत जहां से होती है, उस जीव का नाम है बैक्टीरिया। क्लियर है? और बैक्टीरिया से अगर हम माइनस में जाते हैं, यानी इस स्केल में पीछे जाते हैं, तो पीछे क्या हो जाता है? पीछे हो जाते हैं डेड मटेरियल्स, नॉन लिविंग मटेरियल्स। तो ये नॉन लिविंग वर्ल्ड है। इज इट ओके? तो हम यहीं से डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर देते, इसका जीरो अलग बना देते हैं। अब ये बीच में एक गैप हो गया, इस गैप पर हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ओके, और इस ब्रिज के ऊपर हम वायरस बैठाते हैं। तो व्हाट इज वायरस? वायरस इज द ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। समझे? जीवन और निर्जीव के बीच का सेतु, के बीच का ब्रिज, के बीच का लिंकेज वायरस है। यू कैन से कि वायरस जीवित भी है, निर्जीव भी है। नॉर्मली वो एक नॉन लिविंग मटेरियल है। नॉर्मली वो क्या है? एक नॉन लिविंग मटेरियल है। क्लियर है? यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं, उसकी वजह है, अभी आपको समझ में आ जाएगा ना। नॉर्मली क्या है? वो एक नॉन लिविंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? जिसके पास न्यूक्लियस है बस। क्या? जिसके पास सिर्फ न्यूक्लियस है। ओके, लेकिन कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक कंप्लीट जीव बनने के लिए, एक लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के लिए न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म भी चाहिए। उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। अब साइटोप्लाज्म नहीं है वायरस के पास, तो इसका मतलब उसके पास साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें से कोई भी ऑर्गेनल नहीं उसके पास। यानी उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यानी उसके पास लाइसोसोम नहीं है, यानी उसके पास राइबोसोम नहीं है। समझे? राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ऐसे नॉर्मली हमने कह दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये राइबोसोम, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से ही काम हमारा कंप्लीट नहीं होता है। इसका एक और मीनिंग होता है, लाइसोसोम ही वो बॉडी पार्ट यानी वो सेल ऑर्गेनल है जो दूसरे सेल को जन्म देता है। ओके, और इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक और सेल को जन्म दे दे, तो वो उसने तो एक और बच्चा जन्म दे दिया। नहीं भाई, हमारा सेल अगर एक सेल को जन्म दे तो बच्चा जन्म नहीं होता है, हमारा सेल ग्रोथ होता है। नहीं, हमारा बॉडी का सेल ग्रो कर रहा है, बॉडी ग्रोथ कर रही है, बॉडी बढ़ रही है उससे। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, वो एक और सेल पैदा कर दे, तो वो जो पैदा होने वाला सेल है, जो एक सेल बढ़ा, वो उसकी औलाद है। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल लाइफ है ना। तो अगर इसके पास राइबोसोम नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये खुद का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है। इज इट ओके? आ रही मेरी बात समझ में? तो फिर क्या करता है ये पड़ा रहता है ऐसा अपने न्यूक्लियस के साथ। ये न्यूक्लियस प्रोटीन का एक कवर होता है, जैसे कैस्पिड बोलते हैं। क्या? कैस्पिड। उस कैस्पिड यानी खोल, उस खोल में ये पड़ा रहता है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सूक्ष्म सा कण है, पड़ा रहता है कहीं भी, सदियों पड़ा रहता है, कई बार हजारों लाखों सालों तक पड़ा रहता है। इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है इसी कमरे में नीचे सड़क पर कहीं वायरस 25-30 हजार साल, 50,000 साल से पड़ा हो, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि आज तक वो हमारे कांटेक्ट में नहीं आया। हो सकता है हमारे कांटेक्ट में आया भी हो, लेकिन आने के बाद भी वो जागा नहीं।
मतलब आने के बाद भी वो एक्टिव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वायरस के साथ काम करता है की लॉक थ्योरी। क्या की लॉक थ्योरी का मतलब हर वायरस हर जगह एक्टिव नहीं होता है। मतलब हर वायरस हर सेल को अपना होस्ट नहीं बना सकता। नहीं समझे? वायरस स्पेसिफिक होता है कि अगर वो वायरस HIV है तो WBC यानी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स मिलेंगे ना, तभी एक्टिव होगा। समझ गए मेरी बात को? हां, अगर वो HIV वायरस है तो जब उसे WBC मिलेगा वो तभी एक्टिव होगा। अगर वो वायरस हेपेटाइटिस का वायरस है, किसका? हेपेटाइटिस का वायरस है, तो जब उसे लीवर सेल्स मिलेंगे, ओके, वो तभी एक्टिव होगा, अन्यथा वो एक्टिव नहीं हो सकता है। अगर वो रैबीज वायरस है तो सदियों तक कुत्ते की जीभ में पड़ा रह सकता है, कुत्ते के दांत में, कुत्ते के नाखून में, सदियों तक वो वायरस जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने का मतलब जिंदा कहां होता है? सदियों तक एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, समझे? लेकिन जैसे ही कुत्ते ने से नोचने से हमारे नर्व सेल्स हैं हर जगह, जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल के साथ साथ नर्व सेल्स भी पूरी बॉडी में फैले हुए। जैसे ही नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में रैबीज आया, तुरंत भूत की तरह जिंदा हो गया वो। आ रही बात समझ में? तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले 10-20 साल में कोविड जैसा, कोरोना जैसा कोई नया वायरस पैदा हो जाए। ओके, हम जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले क्या होता था, पॉपुलेशन कम होते थे तो लोगों का इधर उधर इंटरफियर भी कम होता था। अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम तरह तरह की चीजें कंज्यूम करने लगे। भाई कंज्यूम करना ही पड़ेगा ना फूड सिक्योरिटी के लिए, तरह तरह चीजें खाने लगे हैं। ठीक, सुअर खाने लगे, केचुआ खाने, नई शौक चढ़ रहे हैं लोगों को, भगवान जाने क्या क्या खा रहे हैं। अभी तक यही सुना था, गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, बकरा खाते हैं, मछली खाते हैं, ओके, मुर्गा खाते हैं। अब तो न जाने क्या क्या, मतलब वो एक वीडियो देख रहा था मैंने, उसमें जो ये होता है ना अपना अरे ये सतपुड़ा के जंगलों में कौन सा गौर, क्या बायसन, हाँ बायसन काटने की फैक्ट्री डली हुई थी। मतलब हजारों हजार बायसन काटे जा रहे थे। ठीक है, खाने की तलाश में हम पता नहीं कितने डीप सी में जाके क्या क्या जीव पकड़ के ला रहे हैं। अब जब उनके एनिमल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, तो पता नहीं कौन से एनिमल में कितने सालों से कौन सा एनिमल किस वायरस का कितने सालों से, कितने हजारों सालों से कैरियर बना हुआ है, उसको कैरी कर रहा है। समझे? लेकिन चूंकि अभी हमारे कांटेक्ट में नहीं आया, इसलिए वो इनएक्टिव है। जैसे ही वो अपने स्पेसिफिक सेल के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। कैसे एक्टिव होगा आप समझ गए? वो क्या करेगा? सबसे पहले वो जो हमारा लिविंग सेल है, लिविंग सेल के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा और न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियस है उसके पास, उसे नहीं चाहिए न्यूक्लियस। समझे? और इसके बाद फिर वो बाकी क्या बचा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दिया अगर उसने, तो बाकी क्या बचा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पर कब्जा कर लेगा। अब वो वाला सेल इन्फेक्टेड हो गया। और समझे? अब इसके बाद फिर क्या? फिर वो तुरंत राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का यूज करते हुए उसके पास अपनी डीएनए है, सेपरेट डीएनए है। अब अपने डीएनए से वो पूरे सेल को कंट्रोल करके अपना प्रोटीन प्रोडक्शन शुरू कर देगा। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उसके वेरिएंट्स। जो वायरस का इंफेक्शन हुआ वो धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। यानी हमारी बॉडी पर अटैक होते ही हमारी बॉडी के अंदर वायरस की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। ओके, हाँ हाँ या नहीं? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हमारा सेल ही, वायरस कहां बैठा है? हमारे सेल के अंदर नहीं। मतलब वायरस ऐसा बैक्टीरिया जैसा कोई नहीं है कि ब्लड में घूम रहा है। समझ गए भाई बात? ऐसा नहीं है जैसे वो गले में खिसखिस होता है, कि ऐड आता है ना, गले में खिसखिस और क्या क्या करे,
विक्स की गोली लो, खिसखिस दूर करो, तो एक ऐसा जाता ना, वैसा नहीं कि वायरस से जा रहा है अंदर ना। वायरस जैसे ही गया, क्या कोविड का वायरस था, ओके, न्यूमोनिक था, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी सेल्स को डैमेज करता। तुरंत जैसे यहां पहुंचा, हमारे ये सांस की नली है, ट्रैकिया, उसको इन्फेक्टेड कर दिया, आगे लंग्स को इन्फेक्टेड कर दिया। समझे कितना खतरनाक जर्म है, कितना खतरनाक पैथोजेन है कि हमारी बॉडी में नहीं घुसा, हमारी बॉडी को ही हमारा दुश्मन बना दिया। नहीं समझे, हमारे सेल्स को ही इस तरह से उसने तैयार कर लिया ना कि हमारे सेल्स ही हमारे सिस्टम के खिलाफ लड़ने लगे। समझे बच्चा? हाँ, जिनका काम था इस शरीर को बचाना, उन्हीं को उसने ऐसा सिखा पढ़ा दिया, उल्लू बना दिया कि वही सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े होकर के और कह रहे जंजी हम नहीं, वही देश में आग लगाने लगे। अब अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इस तरह का वायरस, ये जो इन्फेक्शन फैला रहा है, अगर इस तरह के वायरस का सामना हमारे इम्यून सिस्टम को पहले हुआ है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ने इस तरह के वायरस को पहले फेस किया है, तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स हैं, ओके, समझे, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स में मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है ना। एक क्या होता है, एक को मैं कहता हूं फंदा, ये फंदा भौरी फंदा नहीं, इंदौर वाला, इंदौर रोड पर जाते हैं वहां फंदा पड़ता है, ये वाला फंदा नहीं। एक होता है फंदा मतलब ग्रिप, और दूसरे को कहते हैं किलर। समझे, एक फांसता है और दूसरा मार देता है। ये दोनों से मिलकर के हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। तो जो फंदा है, इसका ऑफिशियल नेम है एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। और ये किलर जो है, ठीक ना, इन किलर्स मतलब किलर्स के अलग अलग नाम होते हैं, बिकॉज किलर स्पेसिफिक होते हैं। बैक्टीरियाज के किलर अलग होते हैं, फंजाई के किलर अलग होते हैं, ओके। तो इन सब को मतलब चूंकि सभी का कलर व्हाइट होता है, सफेद रंग के होते, काले नहीं होते, ये नहीं, ओके, कि इन्हें गाना गाना पड़े क्या कि काले हैं दिल वाले, ऐसे नहीं, गोरे होते हैं सब, व्हाइट मेन, ठीक। और व्हाइट को ग्रीक लोग ल्यूको बोलते हैं, और साइट में बता चुका हूं, साइट को सेल कहते हैं। तो ये व्हाइट सेल्स हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं, और ऑफिशियली इनका नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। तो ये ल्यूकोसाइट्स, तो एंटीबॉडी प्लस ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर को हाँ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी एंटीजेंस से, पैथोजेन से। क्या? एंटीजेन याद रखोगे आप, कंफ्यूज नहीं होना। एंटीजेन ना याद आए तो पैथोजेन याद कर लेना। पैथोजेन मीन्स टेररिस्ट ऑफ बॉडी, मतलब जो इस शरीर के आतंकवादी, जो शरीर के अंदर फैल के आतंक फैलाते हैं, ओके, जो शरीर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे टेररिस्ट को, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उन्हें हम पैथोजेन बोलते हैं। पैथोजेन को अगर हिंदी बोलो तो हम कहेंगे रोगाणु। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? रोगाणु बोलेंगे। और स्पेसिफिक जो कुछ सेलुलर फॉर्म में आते हैं, ओके, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे वायरस हो गया, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ये सब लिविंग बीइंग है। पैथोजेन में और बहुत सारे, एनर्जी डस्ट पार्टिकल भी पैथोजेन हो सकता है, मतलब डस्ट पार्टिकल से, डस्ट से जिसको एनर्जी है उसके लिए डस्ट पार्टिकल ही पैथोजेन हो सकता है।